नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पल्लवी मुखर्जी है। मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से हूँ। सदीनामा के मंच पर आज कुछ कविताएं सुनाना चाहती हूँ आप सभी मित्रों को। पहली कविता का शीर्षक है जीवित हूँ। किसी पहाड़ की पहाड़ी हवा मेरे शरीर को छू जाए तो समझना जीवित हूँ। किसी पहाड़ की पहाड़ी हवा मेरे शरीर को छू जाए तो समझना जीवित हूँ। दूर किसी टीले पर बैठा वह गडेरिया बांसुरी से कोई मीठी सी धुन छेड़ दे और मेरी खिड़की से टकराए तो समझना जीवित हूँ। जीवित रहने के लिए धमनियों में रक्त का प्रवाह हो और सांसों के आने जाने में कोई अवरोध न हो। भीतर देह के सीखचों में कैद मांस का पिंड धड़कता रहे धक धक। एक निरंतर लय में इसे जीवित रहना कहते हैं। और कोई स्त्री किसी संगीत की स्वर लहरियों में थिरकती है, नृत्य करती है मूंदी पलकों में, तब स्त्री सिर्फ जीवित नहीं रहती बल्कि छू लेती है आकाश को। और कोई स्त्री किसी संगीत की स्वर लहरियों में थिरकती है, नृत्य करती है मूंदी पलकों में, तब स्त्री सिर्फ जीवित नहीं रहती बल्कि छू लेती है आकाश को। स्त्री की लय में पृथ्वी भी धड़कती है और तुम सांस लेते हो। स्त्री की लय में पृथ्वी भी धड़कती है और तुम सांस लेते हो। दूसरी कविता का शीर्षक है स्त्री एक पात्र। स्त्री की घ्राण शक्ति का अंदाजा लगा सकते हो। स्त्री रसोई से दूर रहकर भी रहती है रसोई में। उसके उसे पता है स्त्री रसोई से दूर रहकर भी रहती है रसोई में। उसे पता है भात की सुगंध। भात को पकने के लिए और खदबदाने के लिए कितनी आंच चाहिए स्त्री जानती है। वह बता सकती है चावल के एक दाने को दबाकर पूरे भात के पकने की प्रामाणिकता। स्त्री भी पकती है भात की तरह। क्या देखा है एक स्त्री को आकाश को तकते, गुनगुनाते हुए कोई गीत? जैसे दूर किसी टीले पर बैठा वह बंजारा गाता है अलमस्त उत्फुल्ल। तुम्हारे लिए स्त्री एक पात्र है कविता की या एक मॉडल दीवार पर टंगी हुई किसी पेंटिंग का। तुम्हारे लिए स्त्री एक पात्र है कविता की या एक मॉडल दीवार पर टंगी हुई किसी पेंटिंग का। तीसरी कविता का शीर्षक है सीरिया की रोटी। नहीं चाहती कि तुम्हारी रोटी का निवाला जला हुआ हो जैसे कोई शहर जलता है सीरिया की तरह। बदहवास से भागते खून से लथपथ बच्चों की शक्ल उभर जाए उस रोटी में। एक बार जल जाने के बाद दोबारा उस स्थिति में लौटना कहाँ संभव होता है? कहाँ गए वे तमाम बच्चे जो बंदूकों और बारूदों की भेंट चढ़ गए? आंखों पर बारूद की पट्टी होती है। आंखों पर बारूद की पट्टी होती है, मासूम बच्चों के चीथड़े उड़ा देती है। सीरिया की व्यवस्था बच्चों के फटे हुए कपड़ों की तरह दिख रही है। सीरिया की व्यवस्था बच्चों के फटे हुए कपड़ों की तरह दिख रही है। एक अदद फूली हुई रोटी की करती हूँ कवायद ताकि धरती बची रहे सीरिया बनने से, ताकि धरती बची रहे सीरिया बनने से। अगली कविता का शीर्षक है स्त्री का हाथ। देखो इन हाथों को, यह एक स्त्री का हाथ है। हाथ जिसने शिशु को थपकियां दी गहरी नींद में। शिशु जानता है इन उंगलियों का रहस्य। हाथ जिसने बेली रोटियां गोल गोल, तपते अंगारों में कई बार जली उसकी उंगलियां। जली उंगलियों की गंध से क्या तुम्हारी आंखों की कोर नम हुई? हाथ जिसने तोड़ा पत्थर सड़क पर। हाथ जिसने तोड़ा पत्थर सड़क पर, हाथों पर उभरी खरोचों से रिस रहा है खून। खून के धब्बे बिखरे गए हैं अखबार में।
खून के धब्बे बिखर गए हैं अखबार में। हाँ, यह एक स्त्री का हाथ है, हाथ घूम रहा है निरंतर, बिना थके, बिना रुके, मृत्यु के अंतिम छोर तक। एक और कविता, मछली और स्त्री। क्या एक मछली का दुख समझ पाओगे, जो अपनी देह के भीतर कांटों को जज्ब किए हुए तुम्हारी आंखों में हंसी छोड़ जाती है? क्या एक मछली का दुख समझ पाओगे, जो अपनी देह के भीतर कांटों को जज्ब किए हुए तुम्हारी आंखों में हंसी छोड़ जाती है, और तुम मचल जाते हो उसकी देह को स्पर्श करने के लिए, उसके होठों पर एक चुंबन अंकित करने के लिए? मछली समुद्र के आभिजात्य के भीतर जल परी सी तैरती हुई दिखाई देती है तुम्हें। शार्क और ऑक्टोपस के आतंक से अपने को निरापद मान तुम्हारी आंखों में जादू सा कर देती है। शार्क और ऑक्टोपस के आतंक से अपने को निरापद मान तुम्हारी आंखों में जादू सा कर देती है। मछली और स्त्री के दुख में फ़र्क कहाँ? मछली और स्त्री के दुख में फ़र्क कहाँ? शुक्रिया, शुक्रिया।